नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए, जब से लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, रिजल्ट सामने आए हैं, सरकार बनी है, सभी की निगाहें यूपी की सियासत पर है। लगातार यूपी में सारी पार्टियां उपचुनाव की तैयारियों में है। खासकर अगर आप बीजेपी की बात करें, जिसको मन मुताबिक और आप कह सकते हैं कि उम्मीद के मुताबिक जो रिजल्ट लोकसभा में नहीं मिला है चुनाव में, उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। बैठकों का दौर भी चल रहा है। देखिए, रिपोर्ट भी सामने आ गई कि हार की वजह क्या रही हैं। कई जगह ये भी सामने आया कि अपने ही हार की वजह बनते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर अब टीम 30 का गठन किया गया है उपचुनाव जिन 10 सीटों पर होगा उसके लिए। बिल्कुल। और अब आप देखिए, चुनाव की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आप जिस तरह की गतिविधि अगर आप यूपी में देखें तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बीजेपी ने इसे किस हद तक लिया है। देखिए, यूपी में जो प्रदर्शन रहा वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा खराब था। उसके लिए लगातार मीटिंग चल रही है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल आपने देखी है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर हो, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मीटिंग को लेकर हो। लेकिन अब सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि ये जो 10 सीट है उसके लिए 30 मंत्री तय किए गए। आप समझिए इसकी जो सीरियसनेस है उसको, क्योंकि किसी भी हाल में ये जो उपचुनाव है उसको अपने हक में करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, और जिसके लिए लगातार अब गठन जो है वो टीम का भी किया गया है। देखिए, 10 सीटें हैं, 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और करीब करीब देखिए 3 मंत्री एक सीट की जो है वो जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा बांटे गए हैं, नाम तय किए गए हैं कि इस सीट पर इन मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई है, इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं है। यानी कि इन 10 सीटों में से किसी भी सीट के लिए जवाबदेही केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक की मतलब टीम के तौर पर तो नहीं है। तौर पे नहीं है। हाँ, वैसे तो आपने देख रही है कि केशव प्रसाद मौर्य का लगातार बयान सामने आ गया है कि संगठन से ऊपर कोई नहीं है, सरकार से बड़ा संगठन है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। पिछले दिनों जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई है, तो इस तरीके के कुछ अंदेशे या कह दीजिए संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला जा सकता है, उपचुनाव से पहले क्या ये फैसला लिया जा सकता है। लेकिन एक बात समझनी होगी कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले यूपी में और लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसके बाद ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है वो बीजेपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से आप एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं। और जो घाटा बीजेपी को हुआ है सीटों का, क्या इन 10 सीटों पे पूरा जोर आजमाइश करके अपने खाते में लाकर उस घाटे की कहीं ना कहीं भरपाई करने की भी बीजेपी कोशिश करेगी। बिल्कुल। अब दूसरी ओर आप देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि उपचुनाव भी अलायंस में ही लड़ा जाएगा, गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा 7 और 3 की बात भी शायद सामने आ रही है। खबरें ये आ रही है कि 3 सीटों पर कांग्रेस और 7 पर जो है वो समाजवादी पार्टी अपने जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतार सकती है। और देखिए, अब जो ये मंत्री तय किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उनके लिए ये कहा गया है कि आप मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं, बाकायदा संकेत दिए गए हैं कि आप लोगों की समस्याओं को सुनिए, जनसंपर्क बढ़ाइए और बूथ मैनेजमेंट पर जोर दीजिए। आप देखिए, बूथ मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हैं तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी स्किल है, बूथों पे वो काम करते हैं। लेकिन शायद जो लोकसभा चुनाव में नतीजे रहे हैं उसको देखते हुए ये कयास लगाया गया, और जो रिपोर्ट जिसकी बात लक्ष्मी भी कर रही थी जो सौंपी गई, उसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जो वो विस मैनेजमेंट है वो नजर आया, कहीं ना कहीं ये नजर आया कि आप लोगों से कनेक्शन ही नहीं बना पाए। तो इसीलिए इस उपचुनाव से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आखिरकार गलतियां कहाँ रही हैं, लोगों की जो जमीनी जो आप कहते हैं रूट लेवल पर आखिर उनको क्या दिक्कत है उसको सही किया जाए, और इनफैक्ट ये भी कि आखिरकार किससे क्या प्रॉब्लम है और वो क्या प्रॉब्लम जो है वो सही जगह पर पहुंच पा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर अब नजर बीजेपी की पूरी तरह से होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं चीजें ये सामने आई कि जमीनी स्तर पर विधायक और सांसदों का जो तालमेल था वो उस स्तर पर नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं एक दूसरे का विरोधाभास, एक दूसरे के प्रति जो है वो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। आप कन्नौज की सीट ले लीजिए, अन्य ऐसी सीटें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां के विधायक और वहां के सांसदों के बीच अंदर खाने ठनी हुई नजर आई, और ये रिपोर्ट में भी इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच अब टीम 30 का जो गठन हुआ है उसमें हालांकि दोनों डिप्टी सीएम नहीं है, लेकिन किस सीट की जिम्मेदारी किस किस मंत्री को, किन किन चेहरों को दी गई है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कुछ ऐसी सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उन सीटों की जिम्मेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण चेहरों को दी गई है। मिल्कीपुर सीट की अगर आप बात करें तो मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी दी गई है सूर्य प्रताप शाही, मयंक किशोर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को, यानी कि 4 चेहरों को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा देखिए बेहद महत्वपूर्ण सीट करहल हो जाती है, जो कि अखिलेश यादव का गढ़ है। इस सीट की जिम्मेदारी जिन चेहरों को मिली है उन पर बेहद बड़ी जिम्मेदारी, इसको आप समझिए। करहल सीट की जो जिम्मेदारी दी गई है वो है जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह। ये करहल सीट की जिम्मेदारी इनको दी गई है, यानी कि वो सीट जो समाजवादी पार्टी का आप गढ़ कह लीजिए, उसको किस तरीके से बीजेपी के खाते में, बीजेपी की झोली में उपचुनाव में डालना है, ये इन 3 बड़े मंत्री चेहरों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और देखिए आप ये भी समझ लीजिए 2022 की अगर आप बात करें तो इन 10 विधानसभा सीटों में से 2022 के चुनावों में 5 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 3 सीटें बीजेपी ने और एक सीट उनके एनडीए सहयोगी निषाद पार्टी और आरएलडी ने जीती थी। तो इस बार अब देखना होगा कि जिस तरह से जिम्मेदारी साम दान दंड भेद जिसे आप कहते हैं वो पूरे कयास बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में उसे अब भरना पड़ेगा और आपको यूपी में अपनी स्थिति सही करनी होगी, क्योंकि अगर आप आगे के लिए बात करते हैं कि हमें आगे और देखना है, हमें रोड मैप बनाना है आगे के सालों के लिए, तो आपको उत्तर प्रदेश में अपनी कंडीशन को बाय हुक और बाय क्रुक ठीक करना ही होगा। ये बात बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से समझती है। शायद यही बड़ी वजह है कि इस तरह से मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। देखिए, चूंकि मैं बहुत ही हालांकि 10 सीटों पर चुनाव है, फूलपुर सीट को हर कोई नहीं इग्नोर कर सकता। वो सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी, दूसरी ओर जो है वो बीजेपी के लिए भी। तो यहाँ दयाशंकर सिंह है, राकेश सचान है, इनको जिम्मेदारी दी गई है। मझवा सीट की जिम्मेदारी अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को दी गई है। गाजियाबाद सदर सीट की जिम्मेदारी, गाजियाबाद सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सुनील वर्मा, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। कपिल देव अग्रवाल को आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले ही उनका कांवड़ यात्रा को लेकर भी बयान आया है, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा कुछ सीटें, कुंदर की सीट, देखिए मुरादाबाद की कुंदर की सीट ऐसी है जो बेहद इस बार जो है वो दिलचस्प है। यहाँ के आंकड़े धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी, यानी कि 4 लोगों को, 4 मंत्री चेहरों को एक सीट की जिम्मेदारी देकर आप समझ सकते हैं कि नजर आती है कि आखिर ये चुनाव बीजेपी के लिए कितनी बड़ी साख का सबक बन गया है कि आपको इस चुनाव में ये दिखाना होगा, ये बताना होगा कि ठीक है, उपचुनाव में हम ये तय कर देते हैं कि जो भी अंदर खाने कार्यकर्ता, नेता या सरकार, संगठन या फिर ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई जो है वो तहसील लेवल पर या थाने लेवल पर नहीं होती है। कार्यकर्ता इसलिए भी नाराज है क्योंकि आपकी सरकार है और आपका कार्यकर्ता जब विपक्ष में होता है तो लाठियां तक खाता है, और वो जब अपनी ही सरकार में उसकी सुनवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर मन में एक पीड़ा उस कार्यकर्ता की रहती है। बिल्कुल, तो वो कार्यकर्ता आपसे एक बार फिर से उसी तरह कनेक्ट हुआ है जैसे पहले हुआ करता था, चूंकि 2014 ले लीजिए आप, 2019 ले लीजिए, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की केंद्र में बनाने में जो यूपी की भूमिका रही वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यूपी में ही आपने इस तरह की हार की, इसीलिए आप अकेले दम पे सरकार नहीं बना पाई। ये बात बीजेपी को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ रही है। बहरहाल चलिए, ये देखना बेहद दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्या कुछ ये उपचुनाव बदलाव लेकर आएगी। आप भी एक लिखिए जरूर कि आपको क्या लगता है कि क्या कुछ चेंजेस के साथ यूपी में बीजेपी काम करेगी और उपचुनाव में क्या प्रदर्शन रहेगा किस तरीके से तमाम पार्टियों का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।